वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी में आगे अभिक्रिया के वेग, विस्तार स्थिरांक और उसके आगे अभिक्रिया की आणविकता आदि के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो इसमें देखते हैं इस वीडियो में अभिक्रिया का वेग। सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या है। किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये एक सामान्य अभिक्रिया दी गई यहाँ पर। अभिक्रिया Na+Mb = उत्पाद के लिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग दिखाते हैं dS/dt से प्रोपोर्शनल A की सांता की घात n और B की सांता की घात m, जहाँ A अभिकारक A का मोलर सांद्रण है तथा B उत्पाद B का मोलर सांद्रण है। वेग नियम क्या है। वेग नियम को हम दर व्यंजक भी बोलते हैं तथा इसका विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है, यानी कि वह गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप में निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया N1A + N2B = M1C + M2D के लिए अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की घात x और B की घात y, यानी हम N1 और N2 के स्थान पर क्रमशः x और y का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया नीचे कि जहाँ A और B के घातांक x तथा y रस समीकरण मितीय गुणांक N1 और N2 के समान भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। जो x और y है इन दोनों के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह अभिक्रिया का वेग बराबर, यहाँ समानुपात हटाएंगे तो सस्ताम स्थिरांक का प्रयोग करेंगे k। तो अभिक्रिया का वेग बराबर k, A की घात x, B की घात y, समीकरण नंबर 1। या अब चूँकि ये अभिकारक है तो अभिकारक के लिए हम यहाँ पर जो परिवर्तन होता है सांद्रता में उसके माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो -d R/dt बराबर k, A की घात x और B की घात y, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 है इसको हम अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं तथा इन दोनों को हम वेग नियम भी बोलते हैं। जो दोनों समीकरण है इसको हम वेग नियम कहते हैं। अवकल समीकरण में यहाँ पर k एक समानुपाती स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग गुणांक कहलाता है। इसको 3 नाम से जानते हैं k को। समानुपाती स्थिरांक, यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग गुणांक, यानी कि 1, 2, 3, 4 नाम जानते हैं इसको। समीकरण 1 तथा 2 दर व्यंजक या वेग नियम कहलाता है। तो जो हमने बताया कि समीकरण 1 और 2 क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। यदि समीकरण 1 में A बराबर 1 और B बराबर 1 इन दोनों का मान 1 इकाई हो तब अभिक्रिया का वेग हो जाएगा k। क्या वेग स्थिरांक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः स्थिर ताप पर विशेष दर यानी वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। वेग स्थिरांक k का मात्रक सांद्रता की घात 1 - n और समय की घात -1 होता है।
जहाँ n बराबर x प्लस वाई, यानी जो n है वो क्रिया की कोटि की व्यक्त करता है। जो क्रिया की कोटि होती है यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर a की घात x और b की घात y, तो दोनों जोड़ने पर x प्लस वाई जोड़ने पर यह क्रिया की कोटि मालूम होती है। तो उसी के स्थान पर हम यहाँ n का प्रयोग करते हैं, n का प्रयोग। तो जहाँ n बराबर x प्लस वाई अभिक्रिया की कोटि होती है, अर्थात k का मात्रक अभिक्रिया की कोटि n पर निर्भर करता है। इसके बाद अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। इधर अभिक्रिया का वेग, इधर वेग स्थिरांक। तो अभिक्रिया का वेग नंबर 1 है, अभिक्रिया का वेग प्रायः इकाई समय में अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन की दर है। जो अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन होता है वह उसका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होने पर उसका वेग वेग स्थिरांक कहलाता है। यानी अगर अभिकारकों की सांद्रता को एक इकाई मान लिया जाए तो वह उसका वेग स्थिरांक होता है। नंबर 2, अभिक्रिया के वेग का मान ताप पर निर्भर करता है। यह ताप वृद्धि पर बढ़ता है, जबकि वेग स्थिरांक का मान भी ताप पर निर्भर करता है। यह ताप वृद्धि पर बढ़ता है। नंबर 3, अभिक्रिया के वेग का मात्रक प्रायः मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति अर्थात कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रारंभ होने पर घटता है, जबकि किसी एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान प्रायः स्थिर रहता है। यह अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर नहीं करता है। इसका बाद वेग स्थिरांक के अभिलाक्षणिक गुण। वेग स्थिरांक के क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण है, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है तथा वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। नंबर 2, निश्चित ताप पर किसी एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान स्थिर होता है, अतः ताप परिवर्तन पर यह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर होता है, जो ताप वृद्धि पर बढ़ता है। नंबर 3, वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उन अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है। और नंबर 4 है, वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता, या इसी को अणुसंख्यता बोलते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या या अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यह जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जितने कम से कम अणु भाग लेते हैं वह उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, अर्थात इसका मान ना तो ऋणात्मक होता है, ना ही शून्य होता है और ना ही भिन्नात्मक होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रियाएँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला, एक अणु का अभिक्रियाएँ, यानी कि वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, एक अणु का अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड
यहाँ पर इसका केवल एक अणु भाग ले रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और ये जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एक अणु अपक्रिया में भाग लेता है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनाता है। तीसरे एग्जाम्पल में अमोनियम नाइट्राइट का एक अणु भाग लेता है, यानी इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन और जल प्राप्त होता है। तो ये तीनों अपक्रियाएँ जो हैं एक अणु अपक्रियाएँ हैं, क्योंकि इसमें एक अणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक अणु PCl5 और एक अणु अमोनियम नाइट्राइट भाग लेते हैं। नंबर 2, द्वि अणु अपक्रियाएँ। वे अपक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के दो अणु भाग लेते हैं द्वि अणु अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे एथिल एसीटेट का एक अणु और जल का एक अणु, इसमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, तो ये दो अणु का अपक्रिया है। और दोनों की अपक्रिया से यहाँ एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और आयोडीन का एक एक अणु भाग लेता है, यानी यह दो अणु का अपक्रिया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। और नंबर 3, तिर अणु का अपक्रियाएँ। वे अपक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के 3 अणु भाग लेते हैं तिर अणु का अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अपक्रिया करता है, तो 2 और 1 3, यानी 3 अणु भाग लेता है क्रिया में, तो यह 3 अणु का क्रिया है। और 3 अणु मिलकर बनाते हैं 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर नंबर 4 है जटिल अपक्रियाएँ, यानी कि वे अपक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है, यानी कि ऐसे अपक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के 3 अणु भाग लेते हैं, तो अभिकारक अणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है, यानी इसमें 3 से अधिक अणु भाग लेते हैं। जटिल अपक्रियाएँ कहलाती हैं, यानी वे अपक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है, जटिल अपक्रियाएँ कहलाती हैं। ऐसी अपक्रियाएँ 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। ऐसी अपक्रियाओं की आणविकता वेग निर्धारक पद, यानी कि धीमी गति का पद होता है, में उपस्थित अभिकारक परमाणुओं, अणुओं या आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हाइड्रोब्रोमिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित संतुलित अपक्रिया में अपक्रिया की आणविकता 5 होनी चाहिए या 5 होती है। तो यहाँ पर 4 अणु हाइड्रोजन ब्रोमाइड का है और 1 अणु ऑक्सीजन का, तो 4 1 5 अणु इसमें भाग लेते हैं, तो ये जटिल अपक्रिया कहलाती है। दोनों का अपक्रिया से HBr और ऑक्सीजन के अपक्रिया से यहाँ पर जल और ब्रोमीन प्राप्त होता है। तो जो हम इस अपक्रिया का वेग निकालेंगे, इस अपक्रिया का वेग निकालेंगे, तो वेग बराबर के HBr की सांद्रता, यानी हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की सांद्रता और ऑक्सीजन की सांद्रता। ये अपक्रिया निम्नलिखित सरल पदों में संपन्न होती है। मतलब यहाँ पर 3 पद में संपन्न होती है, निम्नलिखित 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सरल पदों में संपन्न होती है। पहला पद मंद गति से होता है, दूसरा पद तीव्र गति से होता है और तीसरा पद तीव्र गति से होता है। तो पहले पद में HBr + O2 = HOBr बनता है मंद गति से। दूसरे पद में HOBr यानी कि पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, जो मंद गति से यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल प्राप्त होता है।
तो दूसरे पद में पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr के साथ क्रिया करता है और हाइपोब्रोमिक अम्ल तीव्र से प्राप्त होता है। तीसरे पद में हाइपोब्रोमिक अम्ल पुनः HBr के साथ क्रिया करता है और ब्रोमीन और जल बनाता है। ये भी क्या होता है, तीन तीव्र पद होता है। अतः प्रयुक्त तीनों पद द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि यानी अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे निम्नलिखित सामान्य अभिक्रिया के लिए Na+Mb = उत्पाद या क्रियाफल पदार्थ, यानी कि जब अभिक्रिया में A तथा B दोनों अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होता है तब किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यानी अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल A की घात n और B की घात m। यानी यहाँ पर जो सामान्य अभिक्रिया दिए गए थे Na+Mb = क्रियाफल पदार्थ, तो उसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग है। तो अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल A की घात n और B की घात m। इसको दिखाते द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार। यह क्रिया का वेग बराबर K × A की घात n B की घात m। उपर्युक्त अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष n तथा B के सापेक्ष m है, जबकि पूर्ण अभिक्रिया की कोटि का मान n+m है। यानी कि यहाँ जो घात है n और m, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की कोटि मालूम हो जाएगी। तो यदि n और m का मान जोड़ने पर 0 आता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। n+m का मान जोड़ने पर 1 आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दोनों जोड़ने पर 2 आता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और अगर n और m का मान जोड़ने पर 3 आता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ दिखाया गया है, यदि n+m का मान 1, 2 या 3 हो तो अभिक्रिया क्रमशः प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि की होगी। अतः अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया दर समीकरण में सांद्रता पदों की संख्या के बराबर होती है, या अभिक्रिया वेग के निर्धारण में प्रयुक्त हुए अभिकारक पदार्थों के सांद्रण की घातों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, भिन्नांक, धनात्मक तथा ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। यह 3 से अधिक बहुत कम अभिक्रियाओं में होती है और प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करती है। यह जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, उसका पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। यह उसकी प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करता है। नंबर 2, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। नंबर 3, जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद द्वारा दी जाती है तथा सबसे मंद पद की आणविकता व कोटि समान होती है। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। नंबर 1, अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया की क्रियाविधि के संपूर्ण पदों के विषय में विचार किया जाता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता में अभिक्रिया की क्रियाविधि के विशेष पद पर ही विचार किया जाता है। नंबर 2, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है, जबकि आणविकता
अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है। नंबर 3, अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः यह एक प्रायोगिक मान है, जबकि आणविकता को अनुमान से ही बता सकते हैं। इनकी व्याख्या इनके क्रियाविद द्वारा करते हैं, अतः यह सैद्धांतिक मान है। नंबर 4, अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, भिन्नात्मक, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता सदैव पूर्णांक में होती है और शून्य या भिन्नात्मक या ऋणात्मक कभी नहीं होती है। नंबर 5, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जबकि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। इस वीडियो में यहाँ तक। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।